Good morning, children. Today we'll start chapter number 4, Literary Heritage of India. तो जो पिछले 3 चैप्टर्स थे रिलेटेड टू द सेम थिंग दैट इज अबाउट आवर हेरिटेज। तो आप देख रहे हैं कि सोशल साइंस के जो 10th के जो सारे चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के हिस्ट्री पार्ट के, वो सब मोस्टली हमारे हेरिटेज के ऊपर डिपेंडेंट है कि हेरिटेज के ऊपर ही बेस्ड है। तो हमने अलग अलग तरीके से हेरिटेज के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम जो देखने जा रहे हैं वो है लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि जो लिटरेचर है उसके बारे में, जो साहित्य हमारा यानी कि लिखी हुई जो हमारी किताबें वगैरह जो हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो हमारे कल्चर को दर्शाती हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। Man took help of expressions, symbols, drawings and sounds to communicate his thoughts, ideas, feelings and emotions to others. तो हम लोग सब जानते हैं कि प्राचीन समय से जब लैंग्वेज की खोज नहीं हुई थी, तब की बात करें, जब लैंग्वेज की खोज नहीं हुई थी, तब से मनुष्य जो है वो अलग अलग तरह से अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त करता आया है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, ड्राइंग्स की मदद से, या फिर इवन साउंड्स की मदद से। आपको पता है कि जब पुराने समय में जब हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, यानी कि हम लिखना नहीं जानते थे, आपको पता है जब हम बहुत ही पहले, अगर हम मानव जाति की शुरुआत हुई है तब पे जाएं, तो हमें लिखना, बोलना, पढ़ना कुछ भी नहीं आता था। तो हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते थे, यानी कि इशारे करते थे। जैसे आप जानते हैं कि आपने पानी पीना हो तो कैसे आप अंगूठा दिखाकर मुंह की तरफ लेके जाओगे अंगूठे को कि आई वांट टू ड्रिंक वाटर। तो इसी प्रकार सिंबल्स के द्वारा बातचीत की जाती थी, अपने विचारों को व्यक्त किया जाता था। फिर धीरे धीरे लोग ड्राइंग्स बना के, आज भी बहुत सारी गुफाएँ जो हमारी हैं प्राचीन गुफाएँ पाई जाती हैं, आज भी जो हमको मिली हैं, जो कि सैकड़ों साल, हजारों साल पुरानी हैं, वहाँ पर ड्राइंग्स मिली हैं हमें देखने को। तो वो ड्राइंग्स जो बताती हैं कि हमें कि उस समय के लोग जो है वो ड्राइंग के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते थे। फिर आपने देखा होगा कबीलाई लोग होते हैं जो कबीलों में रहते हैं, यानी कि बहुत ही प्राचीन समय के लोग, वो किस तरह से साउंड्स यानी कि अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल के वो अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को वो व्यक्त करते थे आवाज़ें यानी साउंड्स के माध्यम से। तो ये सब जो माध्यम हमने देखे, ये सब एक्सप्रेशन के थे अपने विचारों को। दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ डायलैक्ट्स एंड स्क्रिप्ट, यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें आपस में बातचीत करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारा एक दूसरे का जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इसी कारण से डायलैक्ट्स और स्क्रिप्ट्स की खोज हुई। किसकी खोज हुई? डायलैक्ट्स और स्क्रिप्ट्स की। डायलैक्ट्स मतलब बोलियाँ, स्क्रिप्ट मतलब जो हम रिटन फॉर्म में देखते हैं उनकी खोज हुई। यानी कि जो हम ABCD अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो देखते हैं, ये सब लिपियाँ जो बोलते हैं हम, रोमन लिपि आपने हिंदी में पढ़ा होगा। कुछ भाषाएं हैं जो रोमन लिपि में लिखी जाती हैं, पंजाबी भाषा गुरमुखी में लिखी जाती है, हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जैसे जैसे आप एरिया वाइज जाते हैं तो आपको डायलैक्ट्स यानी कि बोलियां भी अलग अलग तरह की मिलती हैं। जैसे हम सिर्फ बात करें गुजरात की, तो गुजरात के अंदर वैसे भाषा अगर हम बाहर के किसी व्यक्ति से पूछें तो वो बोलेगा कि गुजरात के अंदर गुजराती बोली जाती है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो क्या गुजरात के अंदर, पूरे के अंदर गुजराती बोली जाती है? बिल्कुल नहीं। अब आप कच्छ में चले जाइए तो कच्छी सुनने को मिलती है, साउथ गुजरात में सुरती भाषा सुनने को मिलती है, सौराष्ट्र के अंदर आपको दूसरी भाषा सुनने को मिलती है। तो मतलब अलग अलग जगहों पर जाओगे आप, चरोतरी, कोंकणी, ऐसे अलग अलग तरह की भाषाएं भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। दिस स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो स्क्रिप्ट शुरू हुई, तो स्क्रिप्ट के कारण भाषा की खोज हुई। क्या तैयार हुई? भाषा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज वॉज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज लेड टू क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। अब लंबे समय तक जो लैंग्वेज थी उसका उपयोग किया गया सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। फिर धीरे धीरे इसका यूज होने लगा लिटरेचर में भी, यानी कि इससे साहित्य भी लिखा जाने लगा। फ्रॉम एंशिएंट टाइम इंडियन लिटरेचर इज नॉन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस। प्राचीन समय से ही भारत का जो लिटरेचर है वो अपनी यूनिकनेस, अपनी एक उसकी भिन्नता है, यानी कि दूसरों से बिल्कुल अलग है और यूनिक है, वो डाइवर्स है, इसके लिए वो बहुत ही पॉपुलर रहा है शुरू से। इंडियन स्कॉलर्स डिवाइडेड एंशिएंट लिटरेचर इनटू वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर। हमारे जो भारतीय स्कॉलर, जो हमारे विद्वान हैं, उन लोगों ने भारतीय एंशिएंट लिटरेचर को 2 पार्ट में बांटा है। एक है वैदिक लिटरेचर और दूसरा है हमारा
classical literature. Besides this some folk literature was also popular. इसके अलावा कुछ folk literature भी हमारा काफ़ी पॉपुलर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से लिटरेचर जो है उसकी शुरुआत हुई। आगे हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में। If we quickly look at the history, we can see an emergence of variety of languages since centuries. These languages influenced one another and it resulted in development of literature. As a result, some new languages and literature have developed and flourished. The best example of this is Sanskrit language. Sanskrit language is less in use in present time, but religious ceremonies and worshipping rituals are dealt in Sanskrit language. तो हिस्ट्री के अंदर अगर हम झांक कर देखें, जो समय बीत चुका है उसमें अगर झांक कर देखें तो हम देखेंगे कि अलग अलग लैंग्वेजेस जो थी वो उत्पन्न हुई। यानी कि जैसे हम भारत के अंदर ही बात करें, बहुत भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। तो ये लैंग्वेजेस का मतलब जो एमरजेंस है, यानी कि इनका ये उत्पन्न हुई, इनकी उत्पत्ति हुई बहुत सारी लैंग्वेजेस की। और ये लैंग्वेजेस हैं, इनका एक दूसरे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होकर, एक दूसरे से प्रभावित होकर लिटरेचर बनने लगा। इसी कारण से लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और फ्लरिश हुआ, बहुत ही ज़्यादा ये फलने फूलने लगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, वो है संस्कृत भाषा। अब संस्कृत आप जानते हैं कि आज की बात करें तो संस्कृत का उपयोग नहीं होता है। आज हम बच्चों को अगर स्कूल के अंदर संस्कृत जो है मोस्टली बच्चों को जो 8 तक पढ़नी होती है, ज़्यादातर बच्चों को, गुजरात बोर्ड की बात करें तो 8वीं तक हमारे एक संस्कृत है। तो संस्कृत में बहुत ही बुरा हाल, सॉरी 8वीं के बाद शुरू होती है, शायद 9वीं और 10वीं में रहती है। तो बच्चे बहुत ही कम ऑप्ट करते हैं उसको, बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर विद दैट लैंग्वेज। तो बहुत दिक्कत होती है बच्चों को संस्कृत पढ़ने में। लेकिन फिर भी संस्कृत का यूज़ किया जाता है सेरेमनीज के अंदर, वर्शिप्स के अंदर, वर्शिपिंग जब की जाती है तब, यानी कि जो भी पूजा पाठ किया जाता है हमारे घरों के अंदर, भले वो कोई भी रिलीजियस सेरेमनी है या फिर घर में कोई शादी ब्याह होता है तो उस समय भी जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो सब संस्कृत में ही उच्चारित किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज संस्कृत लैंग्वेज इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग आज किया जाता है। जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है वो इंसानों को, ह्यूमंस को अपने विचार, एक्सप्रेशंस को और अंडरस्टैंडिंग को बेटर तरीके से करने में मदद करती है। यानी कि अगर लैंग्वेज ना हो तो हम अपनी विचार व्यक्त नहीं कर सकेंगे, और लैंग्वेज ना होगी तो हमारे विचारों को सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा। India's most ancient script is that of Harappan civilization, which has not been deciphered, and so we have not obtained much information about their languages. तो भारत की जो सबसे एंशियंट स्क्रिप्ट मानी जाती है, सबसे एंशियंट स्क्रिप्ट, आपको ये भी याद रखना है ये वर्ड्स, एंशियंट स्क्रिप्ट कौन सी है हमारी? हरप्पन सिविलाइजेशन की। अब ये जो इनकी स्क्रिप्ट है उसको आज भी हम समझ नहीं पाए, यानी कि उसको समझ पाना, उसको तोड़ पाना, यानी कि उसको पूरे तरीके से समझ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ आज तक। इस कारण से हमें उन लोगों की, हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों की लैंग्वेज के बारे में आज भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। महर्षि पाणिनि वॉज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वन वर्ड में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन ये कि महर्षि पाणिनि वॉज अ ग्रेट डैश, तो संस्कृत ग्रामेरियन थे, वो ग्रामेरियन थे। फिर ये भी पूछा जा सकता है डैश वॉज अ संस्कृत ग्रामेरियन, तो वहाँ पर आपको आंसर देना है महर्षि पाणिनि, तो ये याद रखना है आपको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ दिस टाइम इज महर्षि पाणिनिज अष्टाध्यायी। तो महर्षि के द्वारा, जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई जो किताब थी उसका नाम था अष्टाध्यायी। आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं क्योंकि ये पूछा जाता है वन वर्ड के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से काफ़ी आते हैं और काफ़ी मुश्किल होती है इसको याद करना, क्योंकि बहुत सारे इसमें नाम आएंगे ऐसे। अष्टाध्यायी विच इज़ अ नोटवर्दी बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत ग्रामर के ऊपर लिखी गई किताब है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 4th सेंचुरी में लिखी गई थी। संस्कृत इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस। ये क्वेश्चन एक और बन जाएगा यहाँ पर, विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ आर्यंस? तो आंसर है संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ डैश,
आर्यंस। लैंग्वेज ऑफ सेजेस और लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, संस्कृत भाषा को लैंग्वेज ऑफ सेजेस, संत महात्माओं की भाषा भी कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, विद्वानों की भाषा के कहकर भी इसको संबोधित किया जाता है। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल एट द इंटरनेशनल लेवल दैट संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर यूज। अब वैश्विक लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर भी संस्कृत भाषा को बेस्ट लैंग्वेज के तौर पे माना जाता है फॉर कंप्यूटर यूज। आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो भाषा का उपयोग किया जाता है अगर उसमें संस्कृत का उपयोग किया जाए तो दैट इज द बेस्ट लैंग्वेज, ये इंटरनेशनल लेवल पे लोग मानते हैं। सो संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी। संस्कृत जो है वो ज्ञान से जुड़ी हुई हमारी साइंस, हमारे विज्ञान से जुड़ी हुई हमारी फिलॉसफी और हमारी रिलीजन से जुड़ी हुई एक भाषा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी गई है हमारे लिटरेचर के अंदर। अगला टॉपिक है हमारा एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। अब हम एंशिएंट लिटरेचर के बारे में देखते हैं। पहला हम बात करेंगे हमारे 4 वेदास की। अब आप इन 4 वेदास के बारे में बहुत ध्यान से समझ पढ़िएगा। पहला वेदा जो है वो है ऋग वेदा। द मोस्ट एंशिएंट ऑफ बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर इज ऋग वेदा। तो ऋग वेदा जो है मोस्ट एंशिएंट बुक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, विच इज द मोस्ट एंशिएंट वेदा, दैट इज ऋग वेदा। इसके अंदर कितने वर्स हैं? 1028, 1028 वर्सेज आर देयर इन ऋग वेदा। इट इज़ अ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इन 10 डिविजन। इसको कितने डिविजन्स में बांटा गया है? 10 डिविजन्स के अंदर। मोस्ट ऑफ द वर्सेज आर प्रेयर्स ऑफ गॉड। ये जो ज़्यादा वर्सेस हैं ये सब प्रेयर्स के रूप में लिखे गए हैं। दे वर यूज ड्यूरिंग यज्ञ, जब यज्ञ किए जाते हैं तब इसका उपयोग किया जाता था। अमंग द वर्सेस दोज वर्शिपिंग उषा, इन वर्सेस के अंदर उषा यानी कि गॉडेस ऑफ डॉन इज फैसिनेटिंग। गॉडेस ऑफ डॉन जो है जिसको उषा काल कहा जाता है, हम उसकी पूजा के लिए भी इसके अंदर वर्सेस लिखे गए हैं। दिस वर्क डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ आर्यंस। इसके अंदर जो आर्यन लोग थे, जो हमारे प्राचीन भारतवासी थे जिनको हम आर्यंस कहते थे, आर्यंस के जीवन के बारे में हमें पता लगता है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ और उनके रिलीजियस मैटर्स के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है इस वेदा के अंदर से। हु वर रिजाइडिंग इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु। आर्यंस कहाँ रहते थे उस समय? सप्त सिंधु के रीजन में रहते थे। और उनके जीवन के बारे में हमें ऋग्वेदा से काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ये थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन मिला ऋग्वेदा के बारे में। अभी हम देखेंगे सामवेदा के बारे में। 3 अदर वेदास वर ऑल्सो कंपोज्ड आफ्टर ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के बाद 3 और वेदों को लिखा गया। आउट ऑफ देम सामवेदा वाज कंपोज्ड टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ वर्सेस। सामवेदा जो लिखा गया उसका जो मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था, वो था फोकस करना ऑन द प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ वर्सेस, कि वर्सेस को रिसाइट करना कि किस प्रकार से उनका उच्चारण किया जाता है। रेसिटेशन आप जानती हैं, तो उच्चारण कैसे किया जाएगा वर्सेस का, ये जानकारी हमको मिलती है सामवेदा से। इसीलिए हम सामवेदा को गंगोत्री ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि विच वेदा इज नोन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। तो उत्तर है हमारा सामवेदा। आपको ये पिछले चैप्टर के अंदर भी आप इसको पढ़ चुके हैं, जो म्यूजिक के बारे में था, जिसमें अलग अलग संगीत परिजात, संगीत रत्नाकर वगैरह, तो वहाँ पर भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगला हमारा जो वेदा है वो है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा इज कॉल्ड अ वेदा ऑफ यज्ञास। यजुर्वेदा को यज्ञों का वेद भी कहा जाता है। इट इज कंपोज इन बोथ फॉर्म्स। इसको प्रोज और वर्स दोनों ही फॉर्म्स में लिखा गया है। दिस डिस्क्राइब्स द हिम्स रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञास। ये जो मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं जो यज्ञ के दौरान, वो इसके अंदर रिसाइट किए जाते हैं। इसके अंदर बताए गए हैं कि कौन कौन से मंत्र जो हैं उनको हम अलग अलग यज्ञों में कब पढ़ते हैं। द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, और धार्मिक रीति रिवाज जो हमारे हैं वो भी इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं कि किस प्रकार से हम अपनी जो पूजा पाठ है वो किस प्रकार से अलग अलग यज्ञों को पूरी तरीके से कर सकते हैं।
अथर्ववेदा के बारे में बात करें तो अथर्ववेदा डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कारास। अथर्ववेदा के अंदर भी हमारे ऐसे रीति रिवाज और हमारे अलग अलग तरह के संस्कार वहाँ पर बताए गए हैं भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। तो ये हमने अपने चारों वेदास के बारे में पढ़ लिया है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ऋग्वेदा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें वन वर्ड आंसर्स जो है वो आपको खुद ब खुद पढ़ लेने हैं, याद कर लेने की कौन कौन से आंसर्स इसमें मैंने बताए हैं आपको। अगला टॉपिक है हमारा उपनिषद। द उपनिषदिक लिटरेचर gives us a vivid description and analysis of the beginning of the universe, the mysteries of life and death। तो उपनिषद की बात करें, उपनिषद जो है, उपनिषदिक लिटरेचर जो लिखा जाता था उस समय, इस लिटरेचर के द्वारा हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिली हैं, जैसे कि बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के भेद से भी हमें यहाँ पर इसमें जानकारी मिलती है, फिर मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, यानी कि जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं ना, धन दौलत वगैरह, इसको हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बोलते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड किस प्रकार से मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है इसके बारे में हमें इसके द्वारा काफ़ी जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें बृहदारण्य एंड छंदोग्य आर द अर्लीस्ट ऑफ उपनिषद इन द डायलॉग फॉर्म। तो शुरुआती दिनों में जो उपनिषद पहले पहले लिखे गए थे, जो डायलॉग फॉर्म में पहली बार, आपको ये भी याद रखना है कि डायलॉग फॉर्म में जो सबसे पहली बार उपनिषद लिखे गए थे वो कौन से थे, उनका नाम है बृहदारण्य और छंदोग्य। दे आर 108 इन ऑल एज मेंशन्ड इन मुक्तिको उपनिषद। लगभग 108 टोटल उपनिषद हैं हमारे, जो कि कहाँ से पता लगता है हमको, वो पता लगता है हमको मुक्तिको उपनिषद के द्वारा। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर ब्राह्मणिकल लिटरेचर। ब्राह्मणिकल लिटरेचर, मैनी ब्राह्मणिकल एपिक्स वर कंपोज्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर के मतलब को समझने के लिए कि उसमें किस प्रकार, क्योंकि वेदास जो हैं दे आर नॉट अ सिंपल लैंग्वेज, जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं उसको, तो उसको समझने के लिए बहुत सारे ब्राह्मणिकल एपिक्स भी लिखे गए हैं। एनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेदास कंपोज्ड इन द पोएटिक फॉर्म आर इंक्लूडेड इन ब्राह्मणिकल लिटरेचर। तो इसके अंदर वेदास के ऊपर कोई भी एप्रिसिएशन या क्रिटिसाइज करना, जब भी कोई लेखक या कवि कोई चीज़ लिखता है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी कि उसकी स्टडी की जाती है कि क्या ये एक अच्छा वर्क है या फिर इसके अंदर कुछ खामियां हैं, यानी कि उसको स्टडी की जाती है। जैसे आप जानते हैं ना, जो मूवीज़ बनती हैं तो मूवीज़ का एक रिव्यू आता है, मूवीज़ को जो बनती है मूवीज़ उसके ऊपर एक रेटिंग्स आती हैं, तो हमारे जो मूवीज़ से रिलेटेड जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको रेट करते हैं, उनकी क्रिटिसाइज करते हैं उनको, कि इनकी कमियां निकालते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ खराब है और ये चीज़ें अच्छी हैं। वैसे ही ब्राह्मणिकल लिटरेचर के द्वारा वेदों के बारे में भी ये सब कुछ किया गया, वो इवन पोएटिक फॉर्म में भी किया गया, यानी कि पोएम्स के रूप में भी उनको क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिकल एप्रिसिएशन मतलब उनको क्रिटिसाइज करना या फिर उसको अप्रिशिएट करना, यानी कि एप्रिसिएशन, अगर वो उसमें देखिए कुछ चीज़ अच्छी है तो वो भी बताएगी, और कुछ अगर उसमें लैकिंग है तो वो भी बताएगा। Vedic literature and directive principles regarding behavior have been explained broadly। वैदिक लिटरेचर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आप 9th में पढ़ चुके हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, ऐसे प्रिंसिपल जो कि दिशा निर्देश देते हैं, यानी कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें मदद करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में भी ब्राह्मणिकल लिटरेचर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है ब्रॉडली, काफ़ी अच्छे से। अरण्यकाश के बारे में जान लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। आर्यंस यूज्ड टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन अरण्यकाश, making their ashrams in Aranyakas or forests. They composed literature based on philosophy, which was a result of their deep thinking. It is known as Aranyakas। अब अरण्यकाश क्या है, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट आई मस्ट से, लेकिन फिर भी ये टॉपिक ऐसा है कि हमारे लिए बहुत ईजी है। देखिए, अरण्यकाश का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। अरण्यकाश का मतलब फॉरेस्ट।
तो जब आर्यंस जो होते थे, जो प्राचीन समय के जो हमारे लोग थे जिनको हम आर्यंस कहते थे, राजा महाराजा बोले तो अपने अंतिम समय में वो कहाँ चले जाते थे? वो लोग अपने जीवन का अंतिम समय बिताने के लिए जंगलों में चले जाते थे। वहाँ जाकर वो अपना एक आश्रम बना लेते थे, हट बना लेते थे और वहाँ पर वो रहना शुरू कर देते थे और वहाँ रहकर वो किताबें लिखते थे, लिटरेचर लिखते थे। और वो लिखते थे जो लिटरेचर वो बेस होता था फिलॉसफी के ऊपर, यानी कि उनके जीवन से जो भी उनको मिला, जो भी उनकी थिंकिंग है जीवन के बारे में, यानी कि उन्होंने अपना जो जीवन, जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक का जो जीवन था उसमें उन्होंने क्या फील किया, क्या उनको लगा, यानी कि फिलॉसफी वो कंपोज करते थे उस तरह के लिटरेचर। और ये जो लिटरेचर होता था ये उनकी डीप थिंकिंग का नतीजा होता था, यानी कि वो वहाँ बैठकर, वहाँ रहकर बहुत ही डिटेल में मतलब अध्ययन करते थे, डीप बोलते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं जैसे, तो ऐसे उनको क्या उसमें से जीवन में से अब तक मिला, क्या उनको लगा कि जीवन क्या है, तो ऐसी फिलोसफिकल चीज़ों के ऊपर वो अपनी किताबें, लिटरेचर फॉर्म करते थे। इसी लिटरेचर को हम अरण्यकाश के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, और कल मिलते हैं एक और नए पार्ट के साथ इसी का, चैप्टर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। थैंक यू।